तो देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोगों ने गुप्तकालीन जो समाज था उसको देखा, बट अब जरा इसमें एक कैसा संबंध होगा इकोनॉमी से, सोसाइटी से, प्रशासन से, ये भी चीजें आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि हम गुप्तकालीन जो अर्थव्यवस्था है उसको समझने का प्रयास करें, कैसी थी इकोनॉमी। देखिए, गुप्त काल के पहले थोड़ा सा 2 मिनट जरा रिवाइज कर लीजिए कि पहले आपने क्या पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर्स में। गुप्त काल के पहले जब हम मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं तो उस मौर्योत्तर काल में हमने पढ़ा था कि हमारा जो व्यापार है वो सर्वाधिक मात्रा में रोम से फल फूल रहा था और ये हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन थी। रोम से हमें इतना अधिक मात्रा में धन मिल रहा था जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा था। और आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में लिखा है कि हमारे देश से धन भारत जा रहा है। तो भारत के लिए एक अच्छी कंडीशन, और सही मायने में देखा जाए तो जैसा कि मार्क्सवादी लेखक कहते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन वाला टाइम था इकोनॉमी के क्षेत्र में, विदेश व्यापार के क्षेत्र में। लेकिन अब माना जाता है कि जब गुप्ता पीरियड शुरू हुआ तो शुरुआती दौर पर तो चीजें ठीक ठाक नजर आ रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त के विषय में, जैसे मैं बात करूं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो देखिए, गुप्तकालीन जो अर्थव्यवस्था है उसके दो स्वरूप हमें नजर आते हैं। एक वो स्वरूप है जो हमने पढ़ा या जो प्रारंभिक चरण में हमें दिखाई पड़ता है, यानी गुप्त काल का जो प्रारंभिक चरण है, इस प्रारंभ में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, और इसके बाद गुप्त काल का जो उत्तरवर्ती काल है इसमें हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए जरा, प्रारंभिक समय में तो सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, खासतौर पर जैसा कि मैंने कहा कि समुद्रगुप्त हो या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हो, इनके समय में चीजें ठीक नजर आ रही। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इस समय गोल्ड के कॉइन्स सर्वाधिक मात्रा में जारी किए गए थे। फिर साहित्य का अगर डेवलपमेंट हो रहा है, नवरत्न गिनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था ठीक रही होगी। इवन स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो मंदिर निर्माण कला शैली है, अगर उसका जन्म हो रहा है तब भी ठीक ठाक कंडीशन होगी। और हम लोग पढ़ते भी हैं, कई शहरों के नाम देते हैं कि बहुत डेवलप कंडीशन में थे, बहुत अच्छी कंडीशन में थे, अर्थव्यवस्था ठीक थी, विदेश व्यापार भी अच्छा चल रहा था। इवन आपको ये बताऊं कि जो एक राइटर है, अलेक्जेंड्रिया का रहने वाला एक व्यापारी था जिसने भारत में कई बार यात्रा किया था, और उसने आगे आने वाले समय में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था क्रिश्चियन टोपोग्राफी। क्रिश्चियन टोपोग्राफी को लिखने वाला जो विद्वान है उसका नाम है कॉस्मस ने साफ तौर पर लिखा है कि भारत और रोम के बीच में अब भी व्यापारिक संबंध अच्छे थे। तो कॉस्मस तो क्रिश्चियन टोपोग्राफी में ऐसी बातें लिखता है, तो मतलब ठीक ठाक ही रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा डीपली पढ़ना शुरू करते हैं तो चीजें कुछ और नजर आने लगती। खास तौर पर अगर हम देखें कुमारगुप्त के समय से और उसके बाद के समय में हम देखें तो चीजें दिन प्रतिदिन हमें बदतर स्थिति में नजर आना शुरू हो जाती हैं। कुमारगुप्त के समय के कई ऐसे अभिलेख हैं जिनसे हमें साफ तौर पर ज्ञात होता है कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति फैल चुकी थी। एग्जाम्पल के तौर पर एक अभिलेख है जिसको हम मंदसौर अभिलेख कहते हैं, मंदसौर अभिलेख। अब ये कुमारगुप्त के समय का अभिलेख है जिसे हम बंधु बर्मन का अभिलेख कहा जाता है, मंदसौर अभिलेख। इसमें साफ तौर पर लिखा गया, क्या लिखा गया कि मंदसौर मतलब इस क्षेत्र में नर्मदा नदी के आसपास रेशम के बुनकरों की श्रेणियां रहती थी। इन श्रेणियों ने, ये श्रेणियां जब बेरोजगार हो गईं तो इन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया और अपने मूल क्षेत्रों से जाकर के नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में बस गए। ठीक ऐसे हमें और भी एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे कौशाम्बी के गंधिकों की श्रेणियां थीं, ये श्रेणियां जाकर के दूसरे क्षेत्रों में कृषि करने लगी थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो
फॉरेन ट्रेड है वो डिक्लाइन की सिचुएशन में जा रहा है, तब ये कंडीशन मतलब ऐसे बनी। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे समझिए कि जो उत्तरवर्ती अवस्था हमें दिखाई पड़ रही है वो क्या नजर आ रही है। उत्तरवर्ती कंडीशन में हमारा जो रोमन व्यापार है, यह रोमन व्यापार पतन का शिकार होने लगा और यहीं से हमें सबसे ज्यादा फायदा होता था। जब रोमन व्यापार पतन का शिकार होने लगा तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसके 3 कारण बताए जाते हैं। जैसे पहला कारण देखिए, पहला कारण क्या है? पहला कारण तो यही है कि जो रोम है इसकी जो क्रय क्षमता है, इस क्रय क्षमता में परिवर्तन आ गया और ये डिक्लाइन के दौर पर चला गया। इसकी इकोनॉमी स्वयं बेकार हो गई और 364 ईस्वी के लगभग रोमन साम्राज्य स्वयं 2 खंडों में बंट भी चुका था। तो एक तो ये कारण माना जाता है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा कारण माना गया वो ये है कि इस दौर में जो पर्सिया है यानी ईरान जिसको हम कहते हैं, पर्सिया का इमरजेंस फिर से एक बिग स्टेट और एक पावरफुल कंट्री के तौर पर हुआ। ध्यान रखिए, इसके पहले ईरान काफी शक्तिशाली था। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था कि भारत में सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ वो हखामनियों यानी पर्सियंस का ही हुआ था, और जिसमें साइरस और डेरियस जैसे शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर हिस्सों पर अटैक किया था। लेकिन बाद में जब एक तरह से कहा जाए जो यूनानियों के अटैक शुरू हुए, खासतौर पर ग्रीक अटैक और सिकंदर के अटैक हुए, तो ईरान कमजोर पड़ गया। इसका लाभ भारत को मिला और भारतीयों ने अपने व्यापार को डेवलप किया। सिल्क रूट पर कुषाणों का कब्जा हो गया था। लेकिन अब फिर से क्या हो रहा है? अब फिर से ईरान का इमरजेंस एक बड़े कंट्री के तौर पर हुआ। अब देखिए जरा, यहाँ पर एक राइटर है जिसका नाम है प्राकोपियस। क्या नाम है? प्राकोपियस। प्राकोपियस साफ तौर पर यह लिखता है, कहता है कि जो रोमन साम्राज्य है और जो दूसरी तरफ, एक तरफ रोमन साम्राज्य और दूसरी तरफ जो पर्सिया है यानी ईरान है, इन दोनों के बीच में शत्रुता बड़ी मात्रा में। तो ईरान कोशिश में ये कर रहा है कि मैं रोम जाने वाले किसी भी व्यापारिक मार्ग को अपने कंट्रोल में कर लूंगा, या किसी भी व्यापारी को स्वतंत्र रूप से रोम की ओर नहीं जाने दूंगा। हालांकि एक बात बताऊं, अगर देखा जाए तो क्रिश्चियन टोपोग्राफी में भी इस बात का उल्लेख आता है कि किस प्रकार से यूथोपिया के शासक से रोम के शासक ने संबंध अच्छे करने का प्रयास किया था और ट्रेड डील करते हुए, संबंध बनाते हुए दूसरे मार्गों को प्रशस्त करने का प्रयास किया था, बट बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। अच्छा, अब देखिए, अब इसका एक तो ये आपने देखा कि रोमन साम्राज्य की क्रय क्षमता खत्म हुई, ईरान का इमरजेंस हुआ, और तीसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण बताया गया, हालांकि बहुत सारे विद्वान इससे सहमत नहीं हैं, वो ये है कि भारत के जो धर्मशास्त्र हैं, इन धर्मशास्त्र में जो समुद्री यात्रा है, इस समुद्री यात्रा को एक तरह से पाप की श्रेणी में काउंट कर दिया। अब इसका प्रभाव स्वाभाविक सी बात है फॉरेन ट्रेड पर पड़ना तय। भाई, हम किसी तरह से बच बचा कर निकले तो पहले तो ईरानियों से बचे, फिर किसी तरह से अगर पहुंचे तो रोमन लोगों की क्रय क्षमता है नहीं, हम चिल्ला रहे हैं, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि बनारस का रेशम या फिर अन्य चीजें, लेकिन अब कोई खरीदने वाला नहीं। तो एक तरफ हमने रिस्क लिया, दूसरा वहां गए कोई खरीददार खरीदने वाला भी नहीं, और तीसरा हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, यानी हमने मानसिक रूप से एक अनैतिक कार्य भी किया, ऐसी विचारधारा भी दिमाग में बनी। इसका ओवरऑल इंपैक्ट ये हुआ कि कुल मिलाकर के रोमन साम्राज्य से हमारा जो ट्रेड है वो डिक्लाइन की सिचुएशन में पहुंच गया। अब देखिए, इसका मतलब यह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनसे हमारा ट्रेड घटा। तो क्या करें हम? तो अब हमने दूसरे देशों से अपने ट्रेड संबंध बेहतर करने के प्रयास किए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम चाइना से अपना ट्रेड बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इंडोनेशिया के, जो आज की डेट में इंडोनेशिया जिसको हम बोलते हैं, उसके बहुत सारे आइलैंड्स जैसे जावा है, सुमात्रा है, इन सब से संबंध अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, इन सब से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं।
आप याद करिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने पढ़ा था कि स्कंदगुप्त ने चीन के सांग शासक के दरबार में अपने राजदूतों को भेजा था ताकि ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो सके। तो वास्तव में जो एक तरह से हमारी डिपेंडेंसी थी रोमन साम्राज्य में, उससे निकलने का प्रयास किया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी हाल ही में जो अमेरिका सरकार ने भारत सरकार पर बहुत सारे टैरिफ्स लगाए, उसके बाद भारत ने क्या करना शुरू किया, दूसरे देशों में अवसर तलाशने शुरू कर दिए। चीन के साथ, रूस के साथ, तमाम छोटे छोटे मुल्कों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बेहतर करने का प्रयास किया। तो यहां पर भी ऐसे ही प्रयास हो रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध बढ़ेंगे और इस संदर्भ में खास तौर पर जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, उस ताम्रलिप्ति बंदरगाह का जो प्रभाव हो वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ेगा। लेकिन अब देखिए, प्रश्न यह है कि क्या हमारे लिए ये एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन थी? नहीं। जितनी हमें आवश्यकता थी संपूर्ण भारतीय बाजार के लिए, उतनी बड़ी मात्रा में हमें यहां से लाभ नहीं होने वाला था। और इसीलिए अब समस्या क्या होने वाली है, अब जरा ओवरऑल व्यू समझिएगा। तो अगर हम इसको ऐसे समझें अब कि देखिए, हमारा जो रोमन ट्रेड है वो घटा, अर्थात सरल भाषा में कहें कि जो फॉरेन ट्रेड है वो डिक्लाइन की सिचुएशन में चला गया। इसका इंपैक्ट किस पर आया? इसका इंपैक्ट हमारा जो इंटरनल ट्रेड है, इस इंटरनल ट्रेड पर आया, ये भी डिक्लाइन पर गया। तो भारत के जो उद्योग धंधे हैं, इन उद्योग धंधों पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये भी कमजोर होना शुरू हो गए। आपने पढ़ा है कि कैसे श्रेणियां बेरोजगार हो रही। तो उद्योग धंधों पर भी जब प्रभाव पड़ा तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत में पहले के तुलना में, मैं बार बार बोल रहा हूं, तुलनात्मक रूप से बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि हुई, बेरोजगारी में वृद्धि हुई। अब जब बेरोजगारी में वृद्धि हुई तो भाई क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कहां तलाश कर, कहां पर रोजगार मिल सकता है? तो अब सबने, कहां पर, सबकी डिपेंडेंसी किस पर बढ़ रही है? कल्टिएबल लैंड पर, कृषि योग्य भूमि पर अब सबकी निर्भरता बढ़ती चली गई। कृषि पर निर्भरता बढ़ी तो कृषि से संबंधित अन्य कार्य शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहां पर कृषि का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। अभी तक जो व्यापारी वर्ग कृषि में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था, वो भी इन्वॉल्व होगा। ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, शूद्र भी, सभी वर्गों के लोग होंगे। इसका प्रभाव ये हुआ कि तत्कालीन ग्रंथों में कृषि को इंपॉर्टेंस दिया गया। और एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि तत्कालीन ग्रंथों की अगर मैं बात करूं, जैसे नारद स्मृति, या फिर इसी प्रकार से अगर मैं अमरकोश की बात करूं, अमर सिंह के द्वारा लिखा गया नारद स्मृति में 3 प्रकार के भूमियों का उल्लेख है। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख है। अभी तक तो इसके पहले इतना ज्यादा डिटेल में विवरण नहीं दिया गया था भूमि का। क्यों? क्योंकि अभी भूमि पर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ रही है। जैसे नारद स्मृति में बताया गया है क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नारद स्मृति में 3 शब्द बताए गए। एक को कहा गया अर्धखिल, एक को कहा गया खिल, और एक को कहा गया वन। अब देखिए जरा, अर्धखिल वो कौन सी भूमि? अर्धखिल एक ऐसी भूमि है जिसमें आप अगर 1 वर्ष के अंतराल में खेती करते हैं, अर्धखिल है। फिर अगर हम 3 वर्ष के अंतराल में खेती करते हो, खिल है। और 5 वर्ष तक जिस भूमि में खेती न हो वो वन कहलाएगा। इधर जरा अमरकोश के हिसाब से देखें तो भूमि के बहुत सारे प्रकार, जैसे इसमें उर्वर भूमि जिसको हम उपजाऊ भूमि कहते हैं, या फिर ऊसर भूमि है जिसको हम बंजर भूमि कहते हैं। इसी प्रकार से और भी भूमियों के विवरण मिलते हैं, जैसे नदी मात्रक। अब नदी मात्रक का मतलब क्या होता है? ऐसी भूमि जिसकी सिंचाई किससे हो? नदियों के माध्यम से हो, तो नदी मात्रक हो गई। फिर देव मात्रक, ऐसी भूमि जो क्या हो, जो मूलतः सिंचाई के लिए, या फिर एक तरह से कहा जाए जो ईश्वर के द्वारा प्राप्त होने वाले जल पर, बादलों के द्वारा प्राप्त होने वाले जल पर निर्भर। फिर क्या है? फिर इसके बाद है अदेव मात्रक। अदेव मात्रक एक ऐसी भूमि है
जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होगी। याद रखिएगा कि इस समय के ग्रंथों में हमें रहट या अर्घट जैसे शब्दों का भी नाम मिलने लगता है। तो याद रखिए, अदैव मात्रक भूमि में सिंचाई कृत्रिम साधनों से होगी, और इन कृत्रिम साधनों में जैसे रहट हो गया, जिसको हम अर्घट नाम से भी संबोधित करते हैं, इनका उल्लेख हमें कहीं कहीं पर मिलता है, कहीं कहीं पर इसके शब्द मिलने, शब्द बदल जाते हैं। अब देखिए जरा, इधर आपने पढ़ा कि इतनी सारी जमीनों का विवरण हमें मिलने लगता है। अब ये तो हमने केवल कुछ एग्जाम्पल्स लिए, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम सोचिए इतनी सारी जमीनें मिल रही, तो इन जमीनों की माप भी तो होगी ना। तो जमीनों की माप की इकाइयां भी अब हमारे लिए डेवलप हो रही। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नड, ये इकाई थी, इसको एक बार यूपीएससी ने पूछा भी था, नड क्या था। फिर क्या है, कुल्लेवाप है, द्रोणवाप है, आढ़वाप है। ये सारी की सारी क्या है, भूमि माप की इकाइयां। अच्छा, एक चीज और देखिए, अब इस पूरी व्यवस्था का प्रशासन पर भी असर पड़ेगा, न्याय व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। अभी तक भारत में जो न्यायिक प्रणाली थी, उसमें क्रिमिनल केसेज और सिविल कोर्ट के लिए अलग अलग जो एक तरह से कानून है वो नहीं बनाए गए थे। कोर्ट अलग अलग थे, जैसे मौर्यों के समय में भी हम देखेंगे तो धर्मस्थनी अलग था, कंटक शोधन अलग था, लेकिन कानूनों की किताबें अलग अलग नहीं थी। तो अब यहाँ पर जरूरत पड़ रही है कि भाई भूमि है तो भूमि संबंधित विवाद भी पैदा हो रहे हैं। जब विवाद पैदा हो रहे हैं तो क्या, विवादों को निपटाने के लिए अलग अलग कानूनी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। तो अब इसका इम्पैक्ट, अब देखिए क्या हो रहा है। अब चूंकि भूमि में डिपेंडेंसी हमारी बढ़ रही है, कृषि संबंधित भूमि पर निर्भरता बढ़ रही है, तो विवाद के निपटारा के लिए क्या, न्याय व्यवस्था में भी अलग अलग कानून बना लिए गए, कानूनों का निर्धारण हो रहा। अब इसका जरा आगे की स्थिति में देखा जाए क्या हो रहा है। राज्य के लिए और राजा के लिए कर प्रणाली बहुत आवश्यक है। इधर तो हमने ये देख लिया कि ढेर सारी जमीनें हो गई, उनसे संबंधित कई कानून बना दिए जाएंगे, जैसे नीवी धर्म छे, धर्म नीवी छे, यानी भूमि के मालिकाना हक के संदर्भ में। अब प्रश्न यह है कि इन कृषि योग्य भूमियों से जो टैक्स है वो कैसे लिया जाएगा, कर प्रणाली का तरीका क्या होगा। अब देखिए, इसमें दो बातें। गुप्त काल में जब हम भूमि कर से संबंधित बात करते हैं, तो यहां पर हमें देखना होगा कि इस समय जो कृषक समुदाय था वो दो प्रकार का दिखाई पड़ता है। एक कौन सा है, एक अस्थायी कृषक समुदाय है और एक स्थायी कृषक समुदाय है। अस्थायी का मतलब क्या है, अस्थायी का मतलब है एक ऐसा कृषक समुदाय जो अब कृषि को कॉन्ट्रैक्ट पर भी कर रहा है। जैसे एक गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति है, उसके पास कम जमीन है, उसने क्या किया, उसने दूसरे की जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर ले लिया और कृषि करना शुरू कर दिया। अब अगर उसको फायदा होगा तो वो अगले साल भी इसको मतलब बढ़ाएगा, अगर फायदा नहीं होगा तो छोड़ देगा। यानी इसका मतलब ये परमानेंट किसान नहीं है, बल्कि कृषि को एक ट्रेड की तरह करना शुरू कर दिया इसे। तो ये अस्थायी किसान, और दूसरी तरफ स्थायी है, परमानेंट, जैसे हमेशा से होते रहे। तो अब एक चीज समझिए, जो अस्थायी किसानों से टैक्स लिया जाएगा, लैंड टैक्स लिया जाएगा, इसको बोला जाएगा ऊपरी कर। क्या बोला जाएगा, ऊपरी कर। जो स्थायी किसानों से लिया जाएगा इसको भाग ही बोला जाएगा, जैसे कि आप मौर्य काल में बोलते थे। तो देखिए यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे जब आप गुप्त काल पढ़ते हैं या कोई भी समय में पढ़ते हैं, तो कई बार ऐसी ऐसी शब्दावलियां आ जाती हैं जो हर किताब में अलग अलग दी होती हैं। जैसे गुप्त काल के संदर्भ में मैं बात करूं आपसे, तो गुप्त काल के संदर्भ में कई नाम आपको मिलेंगे जो भूमि कर से संबंधित है। जैसे कहीं पर लिखा होगा कि भूमि कर को ऊपरी कर कहा जाता था, जैसे कहीं पर लिखा होगा कि भूमि कर को भाग कहा जाता था, किसी ने लिख दिया कि हिरण्य कहा जाता था, मेय कहा जाता था। तो हम क्या माने, तो ध्यान रखना है आपको कि एक्चुअल में कैसे है, जरा इसको समझने का प्रयास करें। जो अस्थायी किसान है उनसे जो टैक्स लिया जाएगा वो ऊपरी कर है, जो स्थायी किसान है उनसे लिया जाएगा तो भाग बोला जाएगा। अब देखिए,
ये सामान्य पुस्तकों में बोला जाएगा, पुस्तकों में भाग लिखा गया है इसी को गुप्तकालीन जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में जो शब्द इस्तेमाल किया गया इसको बोला गया उद्रंग। क्या बोला गया? उद्रंग। तो ध्यान रखना है, अभिलेखों में उद्रंग है, पुस्तकों में भाग। अब इसी को जब हमसे कहा जाए, क्या जब इस भाग को या इस उद्रंग को अगर हम नगद के रूप में देते हैं या फिर अनाज के रूप में देते हैं, दो तरीके होंगे। नगद के रूप में जब हम देंगे तो इसको कहा जाएगा हिरण्य। क्या कहा जाएगा? हिरण्य। लेकिन जब हम इसी को अनाज के रूप में देंगे तो ये क्या कहलाएगा? मेय कहलाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के किसान हैं, इनसे अलग अलग प्रकार के टैक्स वसूले जा रहे हैं, मतलब इनसे टैक्स वसूले जा रहे हैं। लेकिन इस टैक्स की मात्रा वही है जो अर्थशास्त्र में वर्णित थी, 1/6। लेकिन जहां जहां सिंचाई के साधन होते थे वहां पर 1/5, 1/4, 1/3 अलग अलग ले लिया जाता था। और जैसे मौर्य काल में आप पढ़ते हैं सेतुबंधम, विदक भागम, उदक भागम, ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। प्रश्न अब यह उठता है कि जो ये अर्थव्यवस्था थी, यानी कृषि पर निर्भरता हमारी बढ़ी, हम विदेशी व्यापार से धीरे धीरे वंचित होते चले जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो कृषि में निर्भर, जो कृषि में जिसका डोमिनेशन होगा, स्वामित्व होगा, उसका धीरे धीरे समाज में और राजनीति में प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, माना जाता है कि एक्चुअल में जो कृषि पर ये डिपेंडेंसी है, इस सामंतवाद के उद्भव के कई कारणों में से एक कारण माना जा सकता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि गुप्त काल में जो प्रशासन है, उस प्रशासन पर भी इसका असर पड़ता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।